नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। बिहार के कटिहार में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ते हुए कहा था कि एनडीए की फिर सरकार बनते ही चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर खदेड़ेंगे। वहीं से कुछ 100-125 किलोमीटर दूर किशनगंज, वहां बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दम भरा कि किसी में दम नहीं है कि सीए एनआरसी के नाम पर हमारे लोगों को बाहर करें। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर की लड़ाई अभी बाकी है। 78 सीटों पर वोटिंग होनी है, लेकिन तीसरे चरण से ठीक पहले एनडीए में सीएए एनआरसी के मुद्दे पर दिख रहा बड़ा कंफ्यूजन उसे नुकसान पहुंचा सकता है। इन दो अलग अलग बयानों ने कई सवाल उठा दिए हैं। सवाल यह है कि क्या फिर से एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के दल मिले हैं? दिल नहीं। सवाल यह भी है कि क्या नीतीश ओवैसी के बहाने से सब कुछ बीजेपी को सुना गए? सवाल यह भी है कि क्या वोटों के ध्रुवीकरण के चक्कर में एनडीए में उल्टा कंफ्यूजन ही फैल गया? खैर, इन सारे सवालों के जवाब तो तीसरे चरण के मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजे ही दे पाएंगे। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले एनडीए में जो भी दल हैं उन सभी के नेताओं के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रहा है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ते हुए ये कहा कि एनडीए की एक बार फिर से सरकार जैसे ही बनी वैसे ही घुसपैठियों को बाहर करेंगे। और वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ये कहा कि किसी में भी ये दम नहीं है कि सीएए और एनआरसी के नाम पर लोगों को बाहर करें। संवाददाता बिहार से मिथिलेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, काफी ज्यादा जो है विरोधाभास देखने को मिल रहा है एनडीए के जो भी दल हैं उन सभी की बातों में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ ये कहा है कि वो जैसे ही एनडीए की सरकार बिहार में एक बार फिर से बनेगी तो जो भी घुसपैठे हैं उन सभी को बाहर कर देंगे। और वहीं सीएम नीतीश कुमार ने ये कहा है कि कोई भी सीएए और एनआरसी के नाम पर लोगों को बाहर नहीं कर सकता है। क्या मायने इन बयानों के? देखिए, सबसे अहम बात यहाँ ये सीधे तौर पे कह सकते हैं कि प्रथम चरण और द्वितीय चरण में इन तमाम बातों को कोई मतलब नहीं निकलता था। लेकिन तीसरे चरण में खास करके जब किशनगंज की बात आती है, आज नीतीश कुमार किशनगंज के दौरे पर थे और जो क्षेत्र है खास करके मुस्लिम क्षेत्र है, और जिस तरीके से वोट बैंक की तैयारी की जाती है उन तमाम तैयारी को मद्देनजर रखते हुए ही ये सारी बातों को बोला जा रहा है। एक तरफ कटिहार में योगी का जो शब्द है वो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये मुद्दा केंद्र की मुद्दा को उठा करके उन्होंने खास करके स्थानीय मुद्दों से जोड़ने की प्रयास किया था। लेकिन वहीं आप किशनगंज की अगर बातें करें तो वहां पर जब नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार का, वो जाकर के अपनी बातों को रखते, लेकिन दोनों की जो बातों के मतलब कोई खास निकलने की तैयारी नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आपको सीधे तौर पे बता सकूं कि जिस तरीके से ओवैसी की आगमन था, ओवैसी इस खास करके जो तीसरे चरण की जो समर है, राजनीतिक समर है, चुनावी समर है, उसमें एक अनूठा सीधे तौर पे कह सकते हैं कि उनकी एक पहल दिखाई दे रहा है, जहां पर मुस्लिम वोट की तरफ से उनकी रुझान ज्यादा है। बिल्कुल। और मिथिलेश, ये भी है कि जब ओवैसी वहां पर गए थे तो काफी ज्यादा मुस्लिम जो भी समाज के लोग हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करी थी, एक साथ लाने की भी कोशिश की थी उन्होंने, और बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी रैली में गए भी थे। तो इसका क्या नतीजा हो सकता है बिहार चुनाव में? देखिए, अगर पूर्व की बातें करें कि लोकसभा का जब चुनाव हुआ था उस समय ओवैसी की जिस तरीके का चित्रण दिखाई दिया था, वहां के जो कैरेक्टर दिखाई दिया था, उसमें सीधे तौर पे उनकी वोट बैंक काफी दिखाई दिया और लोकसभा का एक सीट भी निकाल दिया था। वही पैटर्न पे वे अभी खास करके विधानसभा चुनाव को लेकर के उन्होंने तैयारी भी किया था और अपने शब्दों को वहां पर जाकर के बयां किया था और एक एक मुस्लिम वोटर की तरफ अपने दिलों में बात बैठा दिया था कि जो केंद्र सरकार है, जिस तरह के एनआरसी की बातें सामने में लाया गया था उस समय की बात अब की बार में यहाँ पर उन्होंने लाया था। सबसे अहम बातें यह कही जा सकती है कि प्रथम चरण की चुनाव में, दूसरे चरण की चुनाव में इन तमाम बिंदुओं पर कभी भी बातें नहीं हुई थी, एनआरसी की बात तक नहीं हुई थी। लेकिन जैसे तीसरे चरण की बात होती है, खास करके उसी क्षेत्र में जब
किशनगंज का क्षेत्र है या कोशी की तरफ बातें कर लें, तो उसी स्थल पर सारी बातें सामने में आ रही। तो ये सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि बिहार की सियासी रंगत में जिस तरीके से जातीय समीकरण की तैयारी की जाती है, उसी समीकरण के अंतर्गत में ही इन तमाम बातों को रखा गया है। और ये सारे के सारे पैटर्न सिर्फ और सिर्फ आपका वोट बैंक की तैयारी है। मुस्लिम जो खासकर वोटर्स हैं, उनको अपनी तरफ रुझान करने की ही तैयारी कही जा सकती है। और मिथिलेश, बात तो ये भी है और साथ ही कई सारे सवाल भी ये भी पैदा होते हैं कि जिस तरीके से एनडीए में जो दल हैं उनमें काफी ज्यादा बयानों विरोधाभास देखने को मिला है। बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान जब भी रैलियां हुई हैं या फिर जो भी संबोधन हुए हैं उनमें भी काफी ज्यादा विरोधाभास देखने को मिला है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि क्या बिहार विधानसभा में जो चुनाव हो रहे हैं इस बार के, उसमें एनडीए के जो दल हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दल ही मिले हैं, बल्कि आपस में जो उनके विचार हैं वो नहीं मिल पाए हैं। देखिए, कहा जाता है ना कि कभी भी राजनीति, परिवर्तन की दौर और समीकरण, इन सारी चीजों को अगर एक मत के पैटर्न पे या एक मंच पर ला करके खड़ा किया जाए तो निश्चित तौर पे विरोधास्पद स्थितियां जरूर पैदा होगा। और खास करके राजनीति की जो रंगत बिहार की जो चुनावी समर है उसमें देखने में आपको अजीबोगरीब दिखाई जरूर पड़ेगा। अब आप याद करें कि 2015 के जब चुनाव था उस समय महागठबंधन के साथ में यानी कि राजद और जदयू एक साथ मिले थे। 2017 में उनकी टूट गई। फिर 2017 में सीधे तौर पे तो वैचारिक मतभेद तो वहीं से शुरुआत हो गई। लेकिन आप 2005 की बातें करें तो उस समय भी आप देखेंगे कि 2005 में सिरमौर बनाने की तैयारी अरुण जेटली ने खास करके मुख्यमंत्री के चेहरा सीधे तौर पर नीतीश कुमार का रखा था। तो 2005 की कहानी में एनडीए के साथ ये अपनी गठबंधन तो शुरुआत तक कर चुके थे, लेकिन बीच में राजद के साथ में करने के बाद जब 2017 की जो टीम टूट गई उसके बाद की जो कहानी बनते चली जा रही है उसमें मतभेद लगातार होते चला गया है। अब यहाँ पर ये आज की ही जिस तरीके का मंच की बातें करें, एक तरफ जोगी जी सीधे तौर पे एनआरसी की बातें करते हैं, सीएए की बातें करते हैं, वहीं पे नीतीश कुमार जी खास करके मुख्यमंत्री जदयू के हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे उसको ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को हटाया नहीं जा सकता। तो एक शख्सियत ने कहा कि नहीं, जो लोग भी होंगे घुसपैठी होंगे उन्हें हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ही आप देख लीजिए कि दोनों की मतों में किस तरह के भेद दिखाई दे रहे हैं। तो विरोधात्मक तो स्थितियां साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई तो जरूर दे रहा है, क्योंकि एक ही एनडीए के शख्सियत है। एनडीए में ही जदयू के जो टीम के जो लोग हैं, जो शीर्ष के नेता हैं, उनकी बयान कुछ अलग होती है। और खास करके जो मुख्यमंत्री यूपी के जब आते हैं तो उनकी बात जो होते हैं वो भी कुछ अलग ही हो जाते हैं। तो दोनों की पैटर्न पे जो स्वाभाविक रूप से बातचीत होनी चाहिए थी, वो बातचीत एक मत, एक मंच की बातें होनी चाहिए था, एनडीए का एक ही तैयारी की बातें होनी चाहिए था, लेकिन ये सारी चीजें नहीं दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर जो मंच की बातें सीधे हैं तो उनकी विरोधात्मक दोनों की विषय पे निश्चित तौर पे विरोधात्मक शब्द का अलंकृत की गई है। लेकिन और बात तो जी ये ऐसा भी होता है मिथिलेश कि जब भी रैलियां होती हैं काफी ज्यादा बयानबाजी होती है, बहुत सारे सवाल सभी के मन में होते हैं और वोट बैंक को साधने की सबसे ज्यादा कोशिश की जाती है। जिस भी क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में जितने ज्यादा लोग होते हैं, जितने ज्यादा वोट होते हैं, उसके हिसाब से उनके मुद्दे भी होते हैं। जो भी नेता होते हैं उन्हीं के हिसाब से उन्हीं के हित में बयान भी देते हैं। और ये जो जितना भी कंफ्यूजन ये जो पैदा हो गया है एनडीए में, ये सारा का सारा कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से पैदा हुआ है। निश्चित तौर पे देखिए, ये मैं फिर से कहूंगा एक बार कि जिस तरीके से तीसरे चरण की तैयारी की गई है, खास करके उसी इलाके की तैयारी है जहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा पड़े हैं। तो मुस्लिम वोट में ओवैसी की आगमन के ही लेकर के शुरुआती दौर की ही कहानी बनी हुई थी कि मुस्लिम वोट को किसी तरीके से तोड़नी है। एक तरफ सीएम यूपी भी जाते हैं, वही शब्द को अलंकृत कर करके अपनी हिंदू की जो बात आती है, खास करके थोड़ी सी बातों में कहना चाहूंगा कि वो अपनी वोट को अपनी तरफ खींचने की तैयारी करते हैं कि जो भी कुछ पैटिंग उन्होंने मैं इसीलिए भगा दूंगा। और वही नीतीश कुमार उसी क्षेत्र में जाते हैं जहां पर ओवैसी का सबसे ज्यादा वोट है, वहां की वोट को तोड़ने की जिस तरीके का तैयारी उन्होंने किया था, उसी में उन्होंने अपनी बातों को रखा कि कोई भी व्यक्ति को, चाहे जो भी शख्सियत हो, उन्हें किसी भी तरीके से हटाया नहीं जाएगा। तो ये दोनों की पैटर्न की तैयारी सिर्फ और सिर्फ एक ही बात था कि मुस्लिम वोट को किसी भी तरीके से अपने एनडीए अपनी खाते में डालने की प्रयास कर रहा है। जी बिल्कुल मिथिलेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनावों का ऐलान हो चुका है। 8 चरणों में चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई। पहले चरण का मतदान 28 नवंबर को होगा, जबकि आखिरी चरण की वोटिंग 19 दिसंबर को होगी। मतदान का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। डीडीसी चुनाव दलीय आधार पर होंगे।
यह जानकारी जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा की। उन्होंने कहा कि पहली बार पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी डीसीसी चुनाव में मतदान कर सकेंगे। अभी तक ये लोग सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही मतदान कर पाते थे, बाकी किसी भी चुनाव में इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। चुनाव आयुक्त के शर्मा ने बताया कि इन चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि कोरोना संक्रमित मरीजों, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से अस्वस्थ मरीजों को पोस्टल बैलेट की सुविधा प्रदान की जाएगी। डीडीसी को प्रभावी और असरकारक बनाने के लिए जिला विकास परिषद के चेयरमैन को राज्य मंत्री का दर्जा देने का फैसला किया गया है। बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये पहली बार राजनीतिक गतिविधि होने जा रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में संशोधन को मंजूरी दी थी। संशोधित कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है और इसी के तहत अब चुनाव होने जा रहे हैं। और इन चुनावों में सबसे अहम बात यह है कि इसमें पहली बार होगा जब पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी डीसीसी चुनाव में मतदान करेंगे। जम्मू कश्मीर में अभी तक जब तक ये स्टेट था तो सिर्फ 2 ही पंचायत के लेवल थे, पंचायत और ब्लॉक समिति की। लेकिन अभी एक्ट में अमेंडमेंट हुई और जो नया एक्ट में जो अमेंडमेंट होने के बाद में जिला पंचायत की, जिसको मैंने कहा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, उसकी इलेक्शन हो रही हैं। उसके साथ साथ ही क्योंकि जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल आने के बाद में पंचायतों में इलेक्शन हुई थी 2018 में, उसमें कुछ वैकेंसीज पैदा हुई हैं और कुछ जगह में कहीं कहीं पर किसी कारणों से इलेक्शन नहीं हो पाई थी। उसके बाद में जब ब्लॉक समिति की इलेक्शन हुई कुछ समय पहले, तो कुछ सरपंच लोगों ने उसमें उन्होंने ब्लॉक समिति में पार्टिसिपेट किया, तो उसके कारण भी वैकेंसीज हुई। और अब जो इलेक्शन होने वाली हैं इसमें हम कह सकते हैं कि 3 चीज़ों की इलेक्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर में जो भी एलिजिबल है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, इस इलेक्शन में वो सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कुछ वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजीज़ जो इंडियन सिटीज़न हैं, उनको अभी तक जब ये स्टेट थी तो पार्लियामेंट की जो इलेक्शंस थी लोकसभा की, उसमें वो वोट डाल सकते थे, लेकिन जो स्टेट असेंबली की इलेक्शन थी उसमें वोट नहीं डालते थे। इस बार जम्मू कश्मीर से संवाददाता हमारे रविंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। रविंद्र, बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो अब एक बड़ा ऐलान हो चुका है, वहां पर डीसीसी के चुनावों का ऐलान हो चुका है और इन चुनावों में सबसे अहम बात यह है कि पहली बार ऐसा होगा जब पश्चिमी पाकिस्तान के जो शरणार्थी हैं वो वोट करने वाले हैं। चुनाव आयोग द्वारा विकास परिषद के जो चुनावों की घोषणा है वो कर दी गई है और 370 हटने के बाद पहली बार कोई चुनाव जो है जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब जो वेस्ट पाकिस्तानी हैं वो इन चुनावों में हिस्सा लेंगे, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर 1947 के बाद जब से जम्मू कश्मीर का भारत के साथ विलय हुआ था, उसके बाद जो वेस्ट पाकिस्तानी है वो पिछले 70 सालों से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, लेकिन उनको सिर्फ जो है प्रधानमंत्री के जो वोट पड़ते हैं उन्हीं वोटों में उनको वोटिंग डालने का हक था। लेकिन जो जम्मू कश्मीर के चुनाव होते थे असेंबली के, वो चुनाव में वो हिस्सा नहीं ले पाते थे और जो पंचों सरपंचों के या डीडीसी के चुनाव जो होते थे उनमें वो हिस्सा नहीं ले पाते थे। और आज जो घोषणा की गई है चुनाव आयोग द्वारा, वो पहली बार वेस्ट पाकिस्तानी जो है वो इसमें हिस्सा लेंगे और 228 सीटों को चिन्हित जो है वो किया गया है जिन पर चुनाव जो है होने हैं। और पंच सरपंच जो हैं इन चुनावों में सरपंच जो है 1 लाख तक खर्चा कर सकते हैं और पंच जो है 50,000 रुपया जो है इन चुनावों में खर्च कर पाएंगे। और इसकी जो है जो घोषणा की गई है 22 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जो है और 8 चरणों में ये मतदान होगा और सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक ये चुनाव जो है वो होंगे। और 4 नवंबर से आचार संहिता जो है वो लागू जो है वो कर दी जाएगी जम्मू कश्मीर के अंदर। और डीडीसी के चुनाव जो खास करके जहां पर आतंकवाद ग्रस्त इलाका है वहां पर काफी ज्यादा चौकसी जो है
वो बढ़ती जाएगी। और रविंद्र ये भी है कि पहली बार ये चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसको लेकर काफी ज्यादा चौकन्ना भी रहना पड़ेगा और ये चुनाव काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जो विपक्षी दल की बात की जाए वो कितनी ज्यादा राजनीति करें, महबूबा मुफ्ती की बात हो या फिर किसी अन्य की बात हो, वो काफी ज्यादा वहां पर राजनीति अभी भी कर रहे हैं। तो ये चुनाव कितने ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं चुनाव जो है काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेंगे। एक तरफ तो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो केंद्र सरकार पर पहले से ही हमलावर हैं, और दूसरा आतंकवाद लगातार जो है, आतंकी घटनाएं जो है वो बढ़ी हुई हैं, लेकिन सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से मुस्तैद हैं, और इसी के चलते कई कमांडर जो हैं और कई आतंकी जो हैं वो मारे जा चुके हैं। और इन चुनावों में सबसे बड़ा यही रहेगा कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए, जहां पर आतंकवाद ग्रस्त इलाका है वहां पर सुरक्षा को और ज्यादा चाक चौबंद करना पड़ेगा, ताकि जो लोग हैं इन चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग ले और वहां का विकास जो है वो हो पाए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, लगातार हमले कर रही हैं, तो इसी को लेकर केंद्र सरकार को भी इसकी ओर ध्यान देना होगा। और उनके जो जिस तरह से हमलावर हो रही हैं पार्टियां, उसका जवाब कहीं ना कहीं चुनाव जो जब हो जाएंगे तो उसका जवाब उनको खुद ब खुद जो है वो मिल जाएगा। जी बिल्कुल रविंद्र, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में वक्त हो गया एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट के दायरे को बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने बुधवार को इससे संबंधित गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने दिशा निर्देश के मुताबिक राज्य में अब कंटेनमेंट जोन के बाहर स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स फिर से खुल सकेंगे। सरकार ने 5 नवंबर यानी कि गुरुवार से खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि 50% क्षमता के साथ ही यह अनुमति मिली है। सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल, योगा इंस्टीट्यूट, सिनेमा हॉल, ड्रामा सेंटर और साथ ही थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ एक बार फिर से खुल सकेंगे। बता दें कि सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत सिनेमा हॉल में एक सीट खाली रखकर ही दर्शक जो है वो बैठ सकेंगे, यानी कि पूरे हॉल में सिर्फ 50% दर्शक मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मास्क पहनना, आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा। इससे पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने सोमवार को कहा था कि राज्य में कोरोना के दूसरी लहर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे हालात बनते हैं तो महाराष्ट्र इससे निपटने के लिए तैयार है। पूजा स्थलों को लेकर उन्होंने कहा था कि मंदिरों को खोलने का फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सही समय आने पर लेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने
लॉकडाउन में छूट देने के दायरे को बढ़ा दिया है। यानी कि अब सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स एक बार फिर से खुल सकेंगे, लेकिन फिर भी कोरोना की जो भी गाइडलाइंस है उन सभी का पालन करना होगा। यानी कि 50% क्षमता के हिसाब से यह अनुमति मिली है और इसके तहत केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइंस हैं उन सभी का पालन करना होगा। और इसी के साथ में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह कहा कि पूजा स्थलों को लेकर उन्होंने बयान दिया और ये कहा कि मंदिरों को खोलने का फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सही समय आने पर ही वो लेंगे। और मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। कोरोना की गाइडलाइन के हिसाब से उनका ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लेक्स हो, सिनेमा हॉल हो, उन सभी को खोलने की इजाजत दे दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिरकार जब इनको खोलने की इजाजत मिल चुकी है तो फिर मंदिर खोलने पर सरकार इतना ज्यादा इंतजार क्यों कर रही है? सत्यप्रकाश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी जी बताइए। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने बिगिन अगेन के तहत जो है मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और जो है थिएटर को जो खोलने की जो है अनुमति दे दी है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र सरकार सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है, कोरोना गाइडलाइन है, वो जारी की है। उसके तहत जो है महज 50% लोगों को ही जाने की अनुमति होगी। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल जिस तरह से गाइडलाइन है उसका पालन करना बेहद जरूरी है। उसके साथ साथ स्पोर्ट को भी महाराष्ट्र सरकार ने खुली तौर पे जो है आदेश दिया है। हालांकि जो कंटेनमेंट जोन है उसको छोड़ के सब सारी जो सुविधाएं वो मुहैया करवाई जा रही है। तो लेकिन ये भी है सत्यप्रकाश कि महाराष्ट्र सरकार ने सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन मंदिरों को खोलने पर विचार नहीं कर रही है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार की और विपक्ष की एक राजनीति है। रणनीति के तहत इस तरह से चीजें अगर महाराष्ट्र सरकार उनके कहने पे जो है तुरंत जो है मंदिर को खोल लेती है तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं भाजपा इसको भुनाना चाहती है। इसीलिए महाराष्ट्र सरकार जो है मंदिर और धार्मिक स्थानों को खोलने की तैयारी जरूर कर रही है, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से आ रही है। जिस तरह से कल हमारी बात महाराष्ट्र सरकार के हो रही थी, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में मुंबई की लोकल और जो है धार्मिक स्थानों दोनों को खोलने की पूरी हमारी तैयारी है। हालांकि जिस तरह से क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक जो है बिगिन अगेन 5 के तहत तमाम तरह की जो छूट दी जा रही है वो महाराष्ट्र सरकार के ध्यान में, महाराष्ट्र सरकार आने वाले दिनों में मंदिरों को भी खोलने की और सत्यप्रकाश, मंदिरों को खोलने को लेकर काफी ज्यादा महाराष्ट्र में जो है विरोध प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने भी काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन किया था। इसके अलावा कई सारे संगठन हैं, उन्होंने भी महाराष्ट्र सरकार से मांग की थी कि वो मंदिरों को खोले, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना का हवाला देकर उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। क्या एक बार फिर से इसको लेकर राजनीति भी काफी ज्यादा तेज होने को लगी है? और क्या महाराष्ट्र सरकार जब ऐसे समय में, जब कोरोना का प्रकोप कम नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे समय में मंदिरों को इजाजत नहीं है, लेकिन सिनेमा हॉल को खोलने की इजाजत देना कितना ठीक है? देखिए, महाराष्ट्र सरकार और विपक्ष के साथ लगातार इस पूरे मामले को लेकर तू मैं जरूर हो रही है। लगातार पत्र व्यवहार भी किया जा रहा है। इसके लिए राज्यपाल से भी मुलाकात की गई थी। राज्यपाल ने भी ट्वीट करते हुए एक पत्र जारी किया था। पत्र में साफ तौर पर क्या था, क्या महाराष्ट्र सरकार हिंदुत्व भूल गई है? इसको लेकर भी तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को नहीं खोला। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार कोरोना का हवाला देते हुए तमाम चीजों को खोल दिया, अब बारी है धार्मिक स्थानों यानी कि मंदिरों की। जैसा कि महाराष्ट्र सरकार लगातार इस कोशिश में लगी है कि कैसे किसी तरह से भी जो है धार्मिक स्थानों को खोला जाए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी लगातार इसको लेकर आक्रामक है, बीजेपी लगातार पत्र व्यवहार कर रही है, तो महाराष्ट्र सरकार चाहती है कि मंदिरों को खोलने का जो कहवाद हो वो कहीं न कहीं भाजपा के कोटे में न जाए। इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार अपने तरीके से अपने तय समय के अनुसार जो है
धार्मिक स्थानों को खोलने की तैयारी में है। बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, ये भी है कि महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले ज्यादा कम नहीं हुए हैं, लगातार सामने भी आ रहे हैं। और महाराष्ट्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि अभी कोरोना का सेकेंड फेज शुरू नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर महाराष्ट्र में एक बार फिर से जिस तरीके से कॉम्प्लेक्स खुलते हैं या फिर सिनेमा हॉल खुलते हैं, तो एक बार फिर से एक बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है कि आम लोग ध्यान नहीं रख पाते हैं कोरोना की गाइडलाइंस का। तो क्या महाराष्ट्र सरकार के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती है कोरोना को काबू में करने के लिए? देखिए बल्कि लगातार महाराष्ट्र सरकार जिस तरह से एक के बाद एक जो है अब धार्मिक स्थानों को खोलने की बात कही है, ऐसे में सरकार के सामने चुनौती तो जरूर जाहिर तौर पर बड़ी है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने 50% लोगों की इस तरह से आने की अनुमति दी है, ऐसे में कहीं न कहीं लोगों की भी जिम्मेदारियां बढ़ेगी और लोग जिम्मेदारी के तहत ही इस तरह से जो है सिनेमा थिएटर या स्विमिंग पूल या फिर जिमखाने में जाने की अनुमति पाई है। लेकिन लगातार न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार बल्कि आम जनता को इस पूरे मामले में कोरोना के साथ जो है लड़ना होगा। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं सभी के मन में सत्यप्रकाश, और सबसे ज्यादा जो है बीजेपी हर किसी भी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर जो है एक तरीके से हमलावर रहती है। किसी भी कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो कोरोना की बात हो, गाइडलाइंस का पालन की बात हो, या फिर कोई भी अब मंदिर को लेकर बात हो, जो है सिनेमा हॉल खोलने की बात हो, एक बार फिर से जब ये इजाजत मिल चुकी है, यानी कि कल से सिनेमा हॉल खुल जाएंगे, इसको लेकर भी बहुत सारे सभी के मन में सवाल हैं। और लगातार जो विपक्षी दल है बीजेपी सबसे ज्यादा निशानेबाज हो रहा है। तो क्या महाराष्ट्र सरकार इसका जवाब देगी साफ तौर पर? देखिए, महाराष्ट्र सरकार में बीजेपी का रोल तो विपक्ष का रोल है, विपक्ष की भूमिका ही ऐसी होती है कि किस तरह से सरकार काम कर रही है, हर कामों का उनका विरोध करना या हर कामों में निकलना। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार पर बीजेपी लगातार आक्रामक हो, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, किसी तरह की कोई भी आपत्ति घटना होती है या कुछ भी होता था, बीजेपी सरकार लगातार जो है आक्रामक रहती है। ऐसे में बीजेपी सरकार काफी समय तक, यानी कि कहे करीब 5.5 साल जो है सरकार में रही है। ऐसे में बीजेपी को काफी बड़ा लंबा अनुभव है महाराष्ट्र का। इसी वजह से लगातार बीजेपी जो है शिवसेना के या महाविकास आघाड़ी के किसी भी काम को लेकर लगातार आक्रामक रही है। ऐसे में कोरोना काल का जब समय आया तो बीजेपी को काफी बड़ा मुद्दा रहा है। ऐसे भी उस मुद्दे को बीजेपी किसी भी तरह से भुनाना चाहती है कि सरकार उसकी दोबारा आए और पुनः से उनका राज स्थापित हो जाए। जी सत्यप्रकाश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ में मेरे साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। और अमेरिका से इस वक्त की बड़ी खबर है, राष्ट्रपति चुनाव के कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इलेक्टोरल वोट को लेकर आर पार की जंग अभी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से जीत का दावा किया है। जो बाइडेन ने कहा इंतजार करें, जीत हमारी ही होगी। ट्रंप ने वोटों की गिनती पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि कल जहां जीत रहे थे वहां अचानक से पीछे कैसे हैं। व्हाइट हाउस की रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अमेरिका की चुनाव में, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल रही है। केरल से इस वक्त की बड़ी खबर, दिनेश कोठियारी के विभिन्न ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई की गई है। ईडी की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। केरल से इस वक्त की है बड़ी खबर। माकपा राज्य सचिव कोठियारी बालाकृष्णन के बेटे हैं दिनेश। ईडी दिनेश ने से 29 अक्टूबर से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में मिले अहम सुराग के बाद छापेमारी की गई है। केरल से खबर है, दिनेश कोठियारी के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हुई है। ईडी की छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। माकपा राज्य सचिव कोठियारी बालाकृष्णन के बेटे हैं दिनेश कोठियारी। ईडी दिनेश से 29 अक्टूबर से लगातार पूछताछ कर रही है और पूछताछ में मिले अहम सुराग के बाद ही ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। केरल से इस वक्त की बड़ी खबर। से अलग अंदाज
हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ एएनबी न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए